हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड है एसए 210। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक जो पिछले हमारे लास्ट के 2 लेक्चर हैं वो देख लिए होंगे, और उसके बाद में सिर्फ देखे नहीं, साथ में आपने पढ़ भी लिया होगा। ठीक है। देखो, अगर खुद से नहीं पढ़ोगे तो फिर लेक्चर देखने का कोई मतलब है नहीं। चलो, तो नेक्स्ट है हमारा प्री कंडीशंस एग्रीमेंट। एसए 210 कर रहे हैं, 210 कर रहे हैं। एग्रीमेंट द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो जब भी ऑडिटर क्या करेगा, किसी भी क्लाइंट के साथ में, जब भी कोई सीए, जब भी कोई ऑडिटर किसी क्लाइंट के साथ में कोई ऑडिट करने की बात करेगा, तो ऑडिटर पहले क्या करेगा, अपनी कुछ कंडीशंस रखेगा। ऑडिटर क्लाइंट को बोलता है कि सुनो भैया, मेरी कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशंस अगर आप क्या कर देते हो, फुलफिल कर देते हो, तभी मैं आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्लाइंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको मैं चेक करूंगा, अदरवाइज मैं चेक नहीं करूंगा। तो पहले कुछ कंडीशंस रखनी, और ये कंडीशंस जो है वो 2 टाइप की है। 2 टाइप की क्या है? एक है प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस का मतलब क्या है? वो कंडीशंस जो, तो मतलब वो कंडीशंस जो मौजूद होनी ही होनी चाहिए। और ये कंडीशंस तो किसने बताई है? एसए 210 ने बताई है। प्री कंडीशंस का मतलब क्या है? अगर ये कंडीशंस मौजूद नहीं है देन ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। इसके अलावा सेकंड टाइप की कंडीशंस क्या रख सकता है ऑडिटर? कोई अदर कंडीशन रखना चाहे तो वो भी रख सकता है, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये वाली कंडीशंस जो हम आपको बताएंगे प्री कंडीशंस, ये तो क्या है, कंपलसरी है। ये तो कंपलसरीली आपको रखनी है। अदर कंडीशंस आप और रखना चाहो, अदर मैटर कुछ और रखना चाहो, वो रखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब मेन कंडीशंस कौन सी याद करनी है हमें? इसमें प्री कंडीशंस हमें याद करनी है। तो वो क्या है प्री कंडीशंस? कहता है प्री कंडीशंस में पहला, प्री कंडीशंस क्या रहेंगी? यूज बाय द मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्टेबल एफआरएफ। पहली कंडीशन क्या है भैया? हम मैनेजमेंट के सामने ये कंडीशन रखेंगे कि सुनो मैनेजमेंट, सुनो क्लाइंट, तुम जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए? एक्सेप्टेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है। ऐसे बेतुके से एफआरएफ मत लेके आ जाना। मतलब जो आप अकाउंटिंग मेथड लगा रहे हो वो अकाउंटिंग मेथड्स क्या होने चाहिए? एक्सेप्टेबल होने चाहिए। ठीक है। तो पहला हमारी कंडीशन क्या है भाई? जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्लाइंट आया, हम उसको कह रहे हैं कि बताओ आपकी अकाउंटिंग कैसे होती है, तो वो कह रहे हैं भाई हमारा अकाउंटिंग का कोई तरीका नहीं है, जब मन आता है तब वैसे एंट्री डाल लेते हैं हम। अगर बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हैं तो हम कैश टू बैंक एंट्री डालते हैं। तो इस टाइप के हम क्या है, उल जलूल कोई भी एंट्री डाल देते हैं। हमारा तो ऐसा कोई तरीका है नहीं साफ साफ। तो भैया बताओ, ऐसे क्लाइंट का हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे क्या? हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जनरली ऑडिटर को, एक सीए को आईसीएआई ने अपने गाइडलाइंस में बोला हुआ है, आईसीएआई ने बोला हुआ है कि सुनो भैया, जब तक कोई एंटिटी एएस फॉलो ना करे तुम जनरली उसका अकाउंटिंग, उसका ऑडिट मत करना। ठीक है। अदरवाइज देखो, पार्टनरशिप फर्म्स और जो सोल प्रोप्राइटर्स है, इनको कंपलसरी तो नहीं है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, इनको कंपलसरी नहीं है कि ये क्या करेंगे, एएस फॉलो करेंगे। लेकिन इनको क्यों फॉलो करने पड़ जाते हैं? क्योंकि जब इनको ऑडिट करवाना होता है तो सीए क्या कहते हैं, भैया कम से कम एएस तो फॉलो करो आप अपने। ठीक है। तो हम पहली कंडीशन हमारी क्या होगी कि मैनेजमेंट क्या करेगा, जो एफआरएफ यूज करेगा वो क्या होंगे, एक्सेप्टेबल। यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना, एप्लीकेबल एफआरएफ वर्ड नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एफआरएफ कैसे होने चाहिए, एक्सेप्टेबल होने चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या है, एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू द प्रीमाइज ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। प्रीमाइज का मतलब क्या होता है, कंडीशंस। ऑडिटर क्या रखेगा, कुछ कंडीशंस रखेगा, और किसके सामने, किसके सामने, मैनेजमेंट के सामने। अब ये कंडीशंस तो वही है, पहली कंडीशन क्या हो गई है, वही डिटरमाइन वेदर एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल, है ना। ये तो, ये वापस से हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बार वही पढ़ रहे हैं कि प्री कंडीशंस कौन सी है। तो पहली कंडीशन तो वही, क्या एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो भैया आप ऑडिट मत करना। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड प्री कंडीशन क्या हो गई, ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से क्या लेके आओ, एक एग्रीमेंट लेके आओ। क्या कि मैनेजमेंट तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करो। एक एग्रीमेंट लेना है, लिखवाना है उससे कि मैनेजमेंट तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करोगे, एक्नॉलेज करोगे। एक्नॉलेज करने का मतलब मानो कि भैया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट तुम्हारी है, ऑडिटर की नहीं मानी जाएगी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। कल को भाई कोई ऊंच नीच होती है तो भैया लोग फिर ऑडिटर के ऊपर सवाल उठाएंगे, लोग ऑडिटर, तो हम पहले ही हमें लिख के दे दो ये बात कि भैया इन चीजों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे, हम नहीं रहेंगे। ठीक है। अब किन चीजों के लिए मैनेजमेंट की जिम्मेदारी रहेगी, क्या चीजें मैनेजमेंट एक्नॉलेज करेगा? सबसे पहले क्या है,
प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बैलेंस शीट, ये P&L बनाने की जिम्मेदारी भैया मैनेजमेंट, सुन लो, तुम्हारी है, हमारी नहीं है। हमारे ऊपर मत गिर देना कल को। अब बताओ, एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बने हुए हैं तो किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की। सर ऑडिटर ने ऑडिट किया हुआ है ना, चेक किया हुआ, तो क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी है? नहीं, ऑडिटर अपने ओपिनियन के लिए जिम्मेदार है, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जिम्मेदार है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भैया जब मैंने बनाए ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किस बनाता कौन है? मैनेजमेंट। तो जिम्मेदारी भी किसकी होनी चाहिए? मैनेजमेंट की होनी चाहिए ना। अच्छा, उसके बाद में सेकंड क्या है? इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल जो भी बनाया जाएगा, जो भी वहां पे डिजाइन किया जाएगा, जो इंप्लीमेंट किया जाएगा, किस लिए किया जाता है इंटरनल कंट्रोल? बताओ, इंटरनल कंट्रोल किस लिए लगाया जाता है? इंटरनल कंट्रोल किस लिए लगाया जाता है? ताकि एंटिटी के अंदर जो काम है वो स्मूथली चल सके, असेट सेफगार्ड हो सके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही तरीके से हो सके, इसीलिए लगा रहे हैं। तो किसकी जिम्मेदारी है भैया? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। भैया काम कैसे करना है ये ऑडिटर थोड़ी ना बताएगा। एक एंटिटी अपनी सेल कैसे करेगी, परचेज कैसे करेगी, इसका क्या तरीका रहेगा, ये किसकी जिम्मेदारी? ये तो मैनेजमेंट खुद सोचेगा ना, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना, मतलब ऑडिटर की जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं है। और थर्ड, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भैया ऑडिटर को क्या करेंगे? ऑडिटर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक्सेस करने दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी दी जाएगी, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस करने दिया जाएगा टू द पर्सन विद इन द एंटिटी। भैया जिन लोगों से हम कोई पूछताछ करना चाहते हैं तो उनसे पूछने भी दिया जाएगा। तो मेनली अगर बोलें तो क्या प्री कंडीशंस है? कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट? तो क्या प्री कंडीशंस है? दो प्री कंडीशंस है मेनली अगर देखा जाए तो। पहला ये देखो, क्या FRF एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये पहली कंडीशन। और दूसरी प्री कंडीशन क्या हो गई कि मैनेजमेंट से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्नॉलेज करवाना, मैनेजमेंट से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्नॉलेज करवाना। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है? तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कौन कौन सी? जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को एक्सेस करनी है वो एक्सेस करनी दी जाएगी, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी दी जाएगी, ठीक है। और तीसरा, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस करने दिया जाएगा टू द पर्सन विद इन एंटिटी, तो एक्सेस टू पर्सन भी करने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टोटली अगर देखा जाए तो कितनी प्री कंडीशन है? दो। दो के आगे कुछ पार्ट और बन जाते हैं, प्री कंडीशंस तो दो ही है। तो ये हमारा एक पहला पार्ट हो गया कि क्या कंडीशंस, देखो दो टाइप की कंडीशंस रखी जाएंगी। कौन कौन सी? प्री कंडीशंस। भाई जब भी ऑडिटर किसी क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करेगा तो उसके सामने पहले ये कंडीशन रखेगा, ये कंडीशन नहीं है तो भैया हम ऑडिट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। सर अदर कंडीशंस क्या होंगे? अदर आपकी मर्जी है, जो डालनी है वो डालो, ठीक है। तो अदर का हम नहीं बता रहे हैं, ये स्टैंडर्ड सिर्फ किसकी बात करते हैं? प्री कंडीशन की, कि ये प्री कंडीशन है। अदर कंडीशन जो तुम्हें रखनी है वो रखो, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट आउट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। टर्म्स का मतलब वही कंडीशंस कि ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर क्या रखी जाएगी। ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब ऑडिट का काम। अभी बताओ, ये क्लाइंट आता है हमारे पास, ऑडिट का काम करवाने ही आ रहा है ना, तो एक बात बताओ, ये जो प्री कंडीशंस बतानी है ऐसे बोल के बता देंगे? बोलो, ऐसे बोल के बता देंगे या रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा जाए? रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा जाए, और वो कंडीशंस रखो जिसपे क्लाइंट और ऑडिटर दोनों क्या हो जाए? एग्री हो जाए, ताकि कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे इनके बीच में, ठीक है। तो प्री कंडीशंस तो पक्का आएगी क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड ने बता रखी है। इसके अलावा अदर कंडीशन डालना चाहो तो वो भी डाल दो। तो क्या बोला गया है कि ऑडिटर एंड क्लाइंट शुड बी क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ एंगेजमेंट। किस टाइप का काम करने जा रहे हैं ये क्लाइंट और ऑडिटर को क्लियर रहना चाहिए। नॉर्मली हम स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करते हैं तो स्टैट्यूटरी ऑडिट लिखा जाएगा यहाँ पे। और एग्रीमेंट शुड बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग। एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए? राइटिंग में। और जो राइटिंग में डॉक्यूमेंट होगा उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। उसको क्या बुलाया जाता है? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, जिस डॉक्यूमेंट पे ये लिखा जाएगा। और एक बात बताओ, ये कंडीशन कौन बता रहा है? क्लाइंट अपनी कंडीशन बता रहा है ऑडिटर को, या ऑडिटर अपनी कंडीशन बता रहा है क्लाइंट को? ऑडिटर बता रहा है अपनी कंडीशन। तो बताओ ये लिखेगा कौन फिर? ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाएगा कौन? किसके द्वारा बनाया जाता है? यह ऑडिटर के द्वारा बनाया जाता है। और साइन किसके द्वारा किया जाएगा? इसको साइन तो देखो दोनों के द्वारा किया जाएगा, ऑडिटर भी करेगा और क्लाइंट भी करेगा। हाँ, इन कंडीशंस को एक्सेप्ट कौन करेगा? क्लाइंट करेगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट किसके द्वारा किया जाता है? ये क्लाइंट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट आओ, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर शेल इंक्लूड द फॉलोइंग।
है ना, टर्म्स ऑफ ऑडिट, ये जो एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो है, इसके अंदर क्या होनी चाहिए, कुछ कंटेंट, इसका मैटर होगा। और वो मैटर क्या रहेगा, क्या बातें इस ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखी जाएगी। सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिव, जो भी काम करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव लिखो कि क्या काम है। जैसे हमने ऑडिट कर रहे हैं, किसी क्लाइंट का अगर ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव लिखो कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। बताओ ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या था, कितने ऑब्जेक्टिव थे ऑडिट के, बस अब बत्ती गुल हो गई हमारी। नालायक को 3 ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सेकंड टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड थर्ड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये 3। उसके बाद में सेकंड क्या बताना है हमें, स्कोप। सेकंड क्या लिखना है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर, और क्या लिखना है, स्कोप लिखना है। थर्ड हमें क्या लिखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पढ़ा तो है नहीं, सॉरी बाद में देखेंगे। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर किसके लिए जिम्मेदार, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के लिए, मतलब ऑडिटर ओपिनियन के लिए जिम्मेदार है और किसी की चीज के लिए नहीं। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखो मैनेजमेंट की। अभी हमने देखा कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, 2 चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जिम्मेदार और इंटरनल कंट्रोल के लिए कौन जिम्मेदार, मैनेजमेंट जिम्मेदार। तो जनरली 2 चीजों के लिए होता है। उसके अलावा आपको और क्या लिखना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, ऑडिटर को जो भी वहां पे एफआरएफ अप्लाई हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे किसी कंपनी के ऊपर एएस लग रहे हैं, किसी कंपनी के ऊपर इंडेस लिख रहे हैं, तो वो यहाँ लिखना पड़ेगा कि भैया ये एफआरएफ इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में रेफरेंस देना है किसको, टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। ठीक है, तो ये किसका कंटेंट और किसका एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट लिखना है हमें, जो भी हम रिपोर्ट इशू करने वाले हैं, ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। ठीक है, अब देखो अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी तो ऑडिट एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन एक्सेप्ट होने के बाद में जैसे मान लेते हैं कि यहां चल रहा है सितंबर, अब सितंबर में हमने क्या कर रहे हैं, ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगले साल हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि मई के अंदर लगभग हम क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट इशू करेंगे। ठीक है, यहां रिपोर्ट इशू करनी है, तो इन्होंने कहा कि भैया ऑडिटर तुम अपने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर, इस लेटर के अंदर क्या बता दो, ये जो रिपोर्ट मई में इशू करोगे ना उसका कंटेंट यही बता दो कि देखो क्या क्या हमारा कंटेंट रहने वाला है, सारी बातें यही लिख दो। ठीक है, ताकि मैनेजमेंट को भी मालूम रहे कि लगभग ये बातें लिखेगा। सर रिपोर्ट तो हम मई में इशू करने वाले, आज कैसे बता सकते हैं। देखो रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, उसका कंटेंट हमेशा फिक्स रहता है। जैसे आप लोगों ने अगर जिन्होंने किया हुआ है ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर वो बता सकेंगे। ऐसे 700 है जो हमें क्या बताता है, रिपोर्ट का कंटेंट बताता है कि सबसे पहले टाइटल आएगा, उसके बाद में एड्रेस ही आएगा, तो ऐसे करके पूरी की पूरी क्या बता देते हैं, हम राम कहानी बता देते हैं। चेंज होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज होगा, एक ओपिनियन पैराग्राफ चेंज होगा, कोई की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, कोई ईओएम का पैराग्राफ या ओएम पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी रिपोर्ट चेंज हो जाएगी, लगभग कंटेंट तो सेम रहने वाला है। तो कहता है जो भी कंटेंट जाने वाला है वो ऑलमोस्ट उसका एक परफॉर्मा कहां दे दो, आप यहां दे दो। हाँ जो चेंज होगा, हाँ साथ में एक ये स्टेटमेंट भी लिख दो, क्योंकि यहाँ जो आप रिपोर्ट बता रहे हो कि ये रिपोर्ट इशू करेंगे, जरूरी तो नहीं है वो रिपोर्ट यहाँ इशू हो, तो आप ये भी साथ में एक स्टेटमेंट भी डाल दो कि सुनो भैया अगर कुछ कंडीशंस हमें मिलती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो ये रिपोर्ट क्या हो सकती है, हमारी चेंज भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी देना है। तो कहता है आप रेफरेंस दो एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट किसका, जो भी रिपोर्ट इशू करने वाले हैं, और साथ में एक स्टेटमेंट भी दो दैट देयर मे बी circumstances where it shall differ from expected form and content। हो सकती है कोई ऐसी सर्कमस्टांस आ जाए कि हमें ये रिपोर्ट क्या करनी पड़े, चेंज भी करनी पड़े, तो इस बात का आपको स्टेटमेंट भी देना है। तो बेसिकली बताओ कितनी बातें हो गई है। अब इसको देखो याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे रोफल्स से। रोफल्स का मतलब क्या है, आर का मतलब किससे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी थी ना इसमें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी लिखी जाएगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है, ऑडिटर की भी और मैनेजमेंट की भी। सेकंड ओ का मतलब किससे है, ऑब्जेक्टिव से। एफ का मतलब किससे है, एफआरएफ से, कि जो भी हम एफआरएफ एप्लीकेबल एफआरएफ में आइडेंटिफाई करने, और एफ का मतलब किससे, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। एल का मतलब अभी हमें देखा नहीं है। एस का मतलब किससे है, स्कोप से। एस का मतलब किससे है, स्कोप से। और लास्ट हमारा बचा एल। एल का मतलब क्या है, लॉ एंड रेगुलेशन।
ये भी एक कंटेंट है। देखो, इफ एनी लॉ और रेगुलेशन प्रिस्क्राइब इन सफिशिएंट डिटेल द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी लॉ ने, इतनी सी बात ही देखेंगे, अगर किसी लॉ ने प्रिस्क्राइब कर दिया है, क्या प्रिस्क्राइब कर दिया है? कंटेंट ही दे दिया। किस चीज का कंटेंट दे दिया है? ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स का। जैसे ये स्टैंडर्ड तो अपना बताता है, ये ऐसे 210 है, ऐसे 210 अपना कंटेंट बता रहा है कि देखो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ये बातें आएंगी। जैसे उसने ये बता दिया कि ऑब्जेक्टिव आएगा, स्कोप आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ये तो ऐसे 210 ने बता दिया। हो सकता है कल को कोई ऐसा लॉ आ जाए जो आपको क्या बता दे, इस एंगेजमेंट, ये जो ऑडिटर ने जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर टर्म्स कंडीशन लिखी है, जिसको हम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बुला रहे हैं, इस ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का कंटेंट ही कौन बता दे। जैसे मान लेते हैं कि कंपनीज एक्ट ने बता दिया कि भैया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ये बातें लिखी जाएंगी, ठीक है। देन ऑडिटर नीड नॉट मेंशन सच टर्म्स इन द एंगेजमेंट लेटर। क्या मतलब है? क्या ऑडिटर को ये जो कंपनीज एक्ट ने जो कंटेंट बताया, कंपनीज एक्ट ने जो ऑडिटर को कंटेंट बताया कि तुम्हें ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ये बातें लिखनी है, तो क्या ये स्टैंडर्ड कहता है कि आप उसको लिखो? तो कहता है आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ही कैन मेंशन दैट, हाँ, आप क्या मेंशन करोगे? आप मेंशन ये करोगे दैट सच लॉ अप्लाइज। आप इस ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ये लिख देना कि भैया इस कंपनी के ऊपर क्या लग रहा है? कंपनीज एक्ट लग रहा है, एंड मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जो भी इस कंपनीज एक्ट के अंदर कंटेंट बताया गया है, उस कंटेंट को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज कर लिया है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मान ली। तो बेसिकली आपको क्या बताना है? कंटेंट नहीं बताना है कि लॉ ने क्या कंटेंट बताया है, आपको फैक्ट बताना है। ये क्या है वास्तव में? ये फैक्ट है। फैक्ट बताना है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर कि भैया ये जो कंटेंट बताया गया है लॉ के द्वारा, उस कंटेंट को मान लिया है किसने? मैनेजमेंट ने। एक्नॉलेजमेंट देना है। अभी रिसेंटली इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था कि क्या लॉ रेगुलेशन अगर प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो क्या उन बातों को ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखना है? सिर्फ आपको फैक्ट लिखना है कि भैया ये लॉ लग रहा है और इस बातों को इस लॉ को किसने मान लिया है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज कर ली है। ये बात बतानी है आपको, ठीक है। तो बताओ कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होगा? रोफल्स। रोफल्स का मतलब आर से दो बात क्या होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर की और मैनेजमेंट की। उसके ऑब्जेक्टिव एल से एफ से एफआरएफ और फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड, और साथ में एक स्टेटमेंट भी जाएगा उसके अंदर कि भैया ये सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि हमें रिपोर्ट चेंज करनी पड़े। फोर्थ एल से, एल का मतलब लॉ एंड रेगुलेशन अगर प्रिस्क्राइब कर देते तो ऑडिटर को वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कंटेंट फैक्ट जरूर बताना है आपको, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट क्या हो गया? एस। एस का मतलब स्कोप ऑफ ऑडिट। चलिए, तो ये हमारा बात हो गई। नेक्स्ट हमारी जो बात रहेगी वो किसके ऊपर रहेगी? रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। अब पहले ये समझना पड़ेगा रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है। रेकरिंग ऑडिट किसको बुलाते हैं? रेकरिंग ऑडिट से पहले हमें समझना पड़ेगा एक वर्ड है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब पहले इसका मतलब क्या है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब सुनना, जैसे मान लेते हैं अभी ईयर चल रहा है 2021-22, ठीक है। 21-22 का ऑडिट मान लेते हैं, रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस के अंदर 21-22 का ऑडिट किसको मिल रहा है? मिस्टर जेड को, ठीक है। सीए है एक, इनको ऑडिट मिल रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये 21-22 का ऑडिट जो मिस्टर जेड को मिला है, क्या ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है या फिर ये रेकरिंग ऑडिट है? इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होगा या रेकरिंग ऑडिट होगा। अब कब हम इसको रेकरिंग ऑडिट बुलाएंगे? रेकरिंग ऑडिट इसको कब बुलाया जाएगा? जब अगर मिस्टर जेड ने 2020-21 का भी, मतलब जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का ऑडिट अगर किसने एक्सेप्ट किया हुआ है, किसने किया हुआ है? अगर मिस्टर जेड ने ही किया हुआ है, देन इसको हम क्या बुलाएंगे? 2021-22 के ऑडिट को रेकरिंग ऑडिट। रेकरिंग ऑडिट। और
अगर हम इसको क्या बुलाना चाहते, अगर ये देखना चाहे कि ये क्या, ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या कहता है कि सुनो, जब भी आप ये वाला ऑडिट कर रहे हो ना 21-22 का, इसका जो प्रीवियस ईयर है, अगर इसमें ऑडिट किसने किया हुआ है, या तो मिस्टर जेड के अलावा किसी और ने, मान लेते हैं कि मिस्टर वाई ने किया हुआ है, तब ये 21-22 का ऑडिट क्या बोला जाएगा, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। और या फिर 21-22 का ऑडिट हुआ ही नहीं। अब जैसे चलो रिलायंस है तो कंपनी है, तो इसको तो ऑडिट करवाना कंपलसरी है, लेकिन यही पार्टनरशिप फॉर्म होती तो ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं था। तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म होती, 20-21 का ऑडिट हुआ ही नहीं है, तो भैया 21-22 में तो इन्होंने अगर करवाया है, तो फिर 21-22 को हम क्या बुला रहे हैं, मिस्टर जेड के लिए ये क्या होगा, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो बेसिकली आपको मैं मतलब बताऊं, रेकरिंग ऑडिट कब होगा, जब लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का ऑडिट हमने किया हुआ है, वो रेकरिंग ऑडिट है। लेकिन हमारे स्टैंडर्ड्स ने रेकरिंग ऑडिट को ना समझा के किसको समझाया हुआ है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट को समझाया हुआ है। और इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट को कैसे समझाया उन्होंने कि भैया या तो लास्ट ईयर ऑडिट किसी दूसरे ने किया है, पिछले प्रीवियस ईयर, और या फिर प्रीवियस ईयर में हो ही नहीं रखा। ठीक है, अब मेरे को बताना हुआ क्या, 19-20 के अंदर ऑडिट जो है वो इस कंपनी का मिस्टर जेड ने किया था। मिस्टर जेड ने 19-20 का ऑडिट किया था। 20-21 में मिस्टर वाई ने किया, 20-21 में मिस्टर वाई ने किया, और 21-22 में फिर से कौन कर रहा है, मिस्टर जेड कर रहा है। मेरे को बताओ ये ऑडिट कैसा माना जाएगा, 21-22 वाला, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट या रेकरिंग ऑडिट, ये क्या माना जाएगा, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। क्योंकि इनिशियल के लिए हमें सिर्फ क्या देखना है, प्रीवियस ईयर का। इनिशियल का मतलब ये नहीं है पहली बार ऑडिट कर रहे हैं, इनिशियल का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रीवियस ईयर में ऑडिट हमने नहीं किया हुआ, किसी और ने किया हुआ है, या फिर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट की। अब रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि प्रीवियस ईयर ऑडिट हमने ही किया हुआ है, वो रेकरिंग ऑडिट है। अब प्रीवियस ईयर अगर ऑडिट हमने किया हुआ, तो एक बात बताना, जैसे मान लेते हैं कि 20-21 में ऑडिट हमने किया था, तो जब 20-21 में ऑडिट हमने किया, मिस्टर जेड ने किया, तो क्या 20-21 के अंदर मिस्टर जेड ने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाया होगा, जब ऑडिट एक्सेप्ट किया होगा रिलायंस का, तो मिस्टर जेड ने स्टार्टिंग में क्या बनाया होगा, इनिशियल वो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाया होगा। तो जब लेटर यहाँ पे बना दिया है, और वो टर्म्स कंडीशन उसने किसको लिख के दे दी है, मैनेजमेंट को लिख के दे दी है, मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट भी कर ली है। अब वापस से ऑडिट 21-22 में कौन कर रहा है, कंपनी का ऑडिट कौन कर रहा है, मिस्टर जेड ही कर रहा है, रेकरिंग ऑडिट है ये हमारा क्वेश्चन अब ये है, क्या 21-22 में दोबारा से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाया जाएगा, क्या दोबारा से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाने की जरूरत है, तो ये कहता है नॉर्मली तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कुछ चेंज हो जाए, कुछ भी अगर चेंज हो जाता है, देन आपको क्या कर लेना चाहिए, रेकरिंग ऑडिट के केस में भी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बना लेना चाहिए। या तो कुछ चेंज हो जाए, या फिर आपको ये लगता है कि पिछली बार जो हमने टर्म्स कंडीशन लिखी थी वो मैनेजमेंट को सही से समझ नहीं आई है, अंडरस्टैंडिंग उनकी सही से नहीं रही है, तो इस बार आप क्या कर सकते हो, दोबारा से बना सकते हो। अब चेंज क्या हो जाए, ठीक है, सुनो, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इज इट कंपल्सरी फॉर ऑडिटर टू सेंड एंगेजमेंट लेटर फॉर ईच पीरियड, मतलब क्या हर साल, इन केस ऑफ रेकरिंग ऑडिट, तो क्या हर साल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजने की जरूरत है, तो नॉर्मली हम कहते हैं नहीं। ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटर्न एग्रीमेंट ईच पीरियड, हर साल भेजने की जरूरत नहीं है, इसलिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप ये देख सकते हो कि अगर आपको क्या करना है, अपनी टर्म्स ही रिवाइज करनी है, कंडीशन ही रिवाइज करनी है भाई। जैसे पिछली बार कंडीशन हमारी क्या थी, हम 20 लाख रुपए फीस लेंगे, इस बार कंडीशन हो गई भैया हम 30 लाख लेंगे, कंडीशन चेंज करनी है आपको, तो रिवाइज तो करना पड़ेगा देन, तो क्योंकि हो सकता है ना आपने एंगेजमेंट लेटर के अंदर अपनी फीस भी डाल रखी हो। अच्छा, या फिर उसको क्या लगता है, ही नीड्स टू रिमाइंड एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म, दोबारा से आपको ऐसा लग रहा है पिछली बार समझ नहीं आई थी, इस बार याद दिलाने की जरूरत है, तब आप कर सकते हो। तो आपको ये फैक्टर देखने पड़ेंगे, फैक्टर विच में मेक इट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और रिमाइंड द एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म्स। क्या जरूरत हो सकती है आपको, या तो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या हो सकता है कि आप कुछ नए टर्म या रिवाइज करना चाहते हो, या फिर अच्छा किनका, ऑब्जेक्टिव या स्कोप का, ठीक है, कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ऑब्जेक्टिव या स्कोप की, या फिर आपको लगता है कि रिवाइज या कोई नया टर्म, स्पेशल टर्म लेके आना है। अब सुनो, चेंज हमने बात की थी कि अगर कुछ चेंज हो देन आपको क्या करना चाहिए,
नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेज देना चाहिए। तो क्या क्या चेंज हो सकता है, तो इन्होंने बात की कि या तो चेंज हो जाए, मैनेजमेंट ही चेंज हो गया, पिछली बार बात किसी और से हुई थी, इस बार मैनेजमेंट चेंज हो गया, ओनरशिप चेंज हो जाए, बिजनेस ही चेंज हो जाए, बिजनेस का नेचर, बिजनेस का साइज, लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, एफआरएफ की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए। एफआरएफ की रिक्वायरमेंट चेंज होने का मतलब कोई नया स्टैंडर्ड आ गया, एएस आ गया, या जो एएस पहले वाला था उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। जैसे रिसेंटली क्या हुए थे, पीपीई वाला जो AS10 है आपका वो नया आया है, उससे पहले फिक्स एसेट का हुआ करता था, फिक्स एसेट नाम था, अभी इसका पीपीई रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये चेंज हुआ है, तो जिस टाइम ये चेंज हुआ है तो लेके आओ। अच्छा, लॉ की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, जैसे कि क्या हो गया, जीएसटी आ गया, जब लॉ की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। अभी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज होने का मतलब क्या है, थोड़े टाइम पहले, ये 1-2 साल पहले 701 नहीं था, SA 701 नहीं था, इसका मतलब की ऑडिट मैटर की रिपोर्टिंग नहीं करनी होती थी, अभी की ऑडिट मैटर की रिपोर्टिंग भी करनी होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। ठीक है, जब आपको क्या करना चाहिए, तो एक बात बताओ, नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कब जाएगा? या तो आपको लगता है कि भैया आपका जो टर्म्स कंडीशन है पुराने वाली वो मैनेजमेंट सही से नहीं समझा, मिसअंडरस्टैंड कर गया, तब भेज दो। और या फिर लगता है कि कुछ चेंज होगा। चेंज क्या हो सकता है, मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, ओनरशिप चेंज हो सकती है, कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, कोई एफआरएफ चेंज हो सकते हैं, कोई लॉ की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, और या फिर कोई बिजनेस ही चेंज हो गया, या फिर कोई अदर मैटर चेंज हो गया। ठीक है, बस इतनी सी बात है, कुछ भी चेंज हो डाल दो आप। अब नेक्स्ट आओ, लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। अगर आपके ऊपर क्या लगा दी गई है, कोई लिमिटेशन, देन ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा। अब लिमिटेशन लगाने का मतलब क्या है कि आप जो काम करना चाहते हो आपको वो काम कंप्लीटली नहीं करने दिया जा रहा, उसको हम क्या बुला रहे हैं कि लिमिटेशन लगा दी। जैसे भैया हम ऑडिट करने के लिए गए, मैनेजमेंट कह रहा है कि सुनो भैया आप स्टॉक चेक नहीं कर सकते, लिमिटेशन लगा दी हमारे ऊपर। अब हमें ये देखना पड़ेगा, अब लिमिटेशन के टाइम पे ऑडिटर को क्या करना है, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये लिमिटेशन कब लगाई गई। हो सकता है कि जब हम मैनेजमेंट को अपनी कंडीशन स्टार्टिंग में ही, अभी तक ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस होने से पहले जब हम मैनेजमेंट को अपनी कंडीशंस बता रहे थे कि देखो ये हमारी कंडीशंस रहेंगी, उसी टाइम पे मैनेजमेंट ने कहा कि सुनो भैया हम आपकी सारी बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन आप बस स्टॉक चेक नहीं करोगे। ये लिमिटेशन कब लगाई जा रही है, एक्सेप्टेंस से पहले। उस केस में ऑडिटर क्या करेगा। दूसरी लिमिटेशन कब हो सकती है, जब हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, एक्सेप्ट करने के बाद में हमारे ऊपर क्या लगाई जा रही है, मैनेजमेंट के द्वारा लिमिटेशन लगाई जा रही है। तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना है, तो इन चीजों को हम, लिमिटेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। लिमिटेशन कब लगाई गई, प्रायर टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले अगर लिमिटेशन लगाई जा रही है तो भैया सिंपल सी बात है, अगर आपके ऊपर लिमिटेशन लगा दी है, अब आपको यह लग रहा है कि भैया इस लिमिटेशन की वजह से आपकी जो ओपिनियन जाएगी लास्ट में वो कैसी जाएगी, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है, जब आप साफ साफ कहते हो कि भैया हम ओपिनियन दे ही नहीं रहे, हम तो मना कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जब ओपिनियन दे ही नहीं रहे, देखो एक्चुअल में अब टेक्निकल वर्ड्स तो हम जब ये स्टैंडर्ड करेंगे तब सीखेंगे, नहीं तो सिंपल सा तो अभी यही क्या है, डिस्क्लेम कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि हम ओपिनियन ही नहीं दे रहे। तो भैया अगर आपके ऊपर क्या लगाई गई, लिमिटेशन, और ऑडिटर बिलीव कर रहा है कि ये जो लिमिटेशन है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि हम डिस्क्लेमर ही देंगे, भैया ऐसे केस में ऑडिट एक्सेप्ट ही मत करो। भाई जब आपको मालूम है कि हमें ऑडिट में कोई ओपिनियन तो देनी नहीं है, तो फिर ऐसा ऑडिट को आप एक्सेप्ट करो ही मत। द ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। कब ये काम कब करना है, जब लिमिटेशन कब लगाई गई है, प्रायर टू एक्सेप्टेंस। भाई एक्सेप्टेंस से पहले हमें किया कहा, भाई जैसे एक बात सुनो, हमारे ऊपर क्या लगा दिया, लिमिटेशन लगा दी कि आप स्टॉक चेक नहीं करोगे। अब ऐसी एंटिटी है जिसके ऊपर स्टॉक भरपूर है, खूब सारा स्टॉक है उसके पास, अगर उसका स्टॉक चेक नहीं करेंगे तो एक बात बताओ, P&L प्रॉफिट लॉस का आप अच्छे से पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जो भी स्टॉक होगा उसका इंपैक्ट, क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट P&L पे जाने वाला है, प्रॉफिट लॉस सही से नहीं बता सकते, प्लस इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट पे भी जाने वाला है। अब जिस एंटिटी का आप प्रॉफिट लॉस सही से नहीं बता सकते, P&L के बारे में सही से नहीं बता सकते, उसका कैसे ऑडिट करोगे आप। आपको पहले ही मालूम है कि हम कोई ओपिनियन तो दे ही नहीं पाएंगे, तो ये ऐसे क्लाइंट का ऑडिट करो ही मत, एक्सेप्ट ही मत करो। ठीक है, मना कर दो कि हम आपका ऑडिट नहीं करेंगे। अब सेकंड क्या है, ये लिमिटेशन लग रही है आपके ऊपर कब, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और ये लिमिटेशन क्या है, वास्तव में मैनेजमेंट अब तो आपसे रिक्वेस्ट ही करेगा, है ना। भाई मैनेजमेंट
अब हुआ क्या, देखो सितंबर में हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, अगर यहां हमारे ऊपर लिमिटेशन लगाता, सितंबर में हमारे ऊपर लिमिटेशन लगाता, तो हम साफ साफ मना कर देते कि भैया हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अब वो ऑडिट एक्सेप्ट हमने कर लिया सितंबर के अंदर, यहां उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिसंबर में आया हमारे पास और दिसंबर में आके कहता है कि सुनो भैया, जो सितंबर के अंदर हमने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाया था ना, उसको चेंज करो, उसमें ये बात लिखो कि आप स्टॉक का ऑडिट नहीं करोगे, ये बात लिखो। अब एक बात बताना, हमारे ऊपर लिमिटेशन लग रही है, कब लग रही है, मैनेजमेंट हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या कर लो, चेंज कर लो, टर्म्स कंडीशन को चेंज कर लो। अच्छा, यहां पे आके चलो और क्या बोल दिया, मैनेजमेंट कह रहा है कि सुनो भैया, हमने आपसे पहले प्रॉमिस किया था सितंबर के अंदर कि हम आपको क्या देंगे, सारी इंफॉर्मेशन देंगे, हम एक्सेस करने देंगे टू द होल इंफॉर्मेशन। ये सितंबर में उसने प्रॉमिस किया, प्री कंडीशन थी। अब आके वो क्या कह रहा है कि सुनो भैया, हम आपको क्या नहीं दे पाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे। कब, दिसंबर में आके ये बात बोल रहे हैं। अब पहले वाली बात तो रही नहीं कि हम कह देंगे हम आपका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट तो ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे केस में भी पहले देखना पड़ेगा, रीजन जानने पड़ेंगे मैनेजमेंट के कि मैनेजमेंट ऐसा क्यों बोल रहा है। एक बात बताओ, अगर वो हमें क्या नहीं देगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देगा, तो जो लेवल ऑफ एश्योरेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आता, क्या वो अब उतना ही एश्योरेंस अब मिल पाएगा हमें? नहीं, उतना एश्योरेंस तो नहीं होगा। तो एक बात बताना, होगा क्या इससे, अगर वो चेंज होने के बाद में ये टर्म्स कंडीशन चेंज हो जाती है, अगर सेम या हायर लेवल का एश्योरेंस देता है, तब तो हमें दिक्कत होती नहीं है। हमें दिक्कत कब होगी, जब ये चेंज करवाने की वजह से वो रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं हमें, उससे हमें क्या मिलेगा, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलेगा। अब बताओ, मैनेजमेंट हमें कह रहा है कि भैया फोटोकॉपी से आप ऑडिट कर लो, तो हमें क्या मिलेगा, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो अब जानो कि उसके रीजन क्या है, क्या वो जस्टिफाइड है उसके रीजन। मैनेजमेंट कह रहा है भाई सुनो, हमारे यहाँ तो क्या हो गया था, नवंबर में हमारे ऊपर क्या पड़ गई थी, इनकम टैक्स की रेट पड़ गई थी, सारे डॉक्यूमेंट कौन लेके चला गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उठा के लेके चला गया। अब हम वहां से हम आपको क्या है, फोटोकॉपी ला के दे देंगे, वह तो फोटोकॉपी, लेकिन उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो जस्टिफाइबल है। लेकिन कोई और मान लेते हैं, ऐसा कोई रीजन था ही नहीं कि कोई इनकम टैक्स नहीं उठा के लेके गया, कोई कुछ नहीं लेके गया, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, सीधा कह रहे भाई हम आपको डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। तो बताओ, ऐसे में तो क्या एक्सेप्ट करना सही रहेगा? फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना पड़ेगा, रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखने पड़ेंगे। रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन आ गए, ये रहा, हाँ रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, देन आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो उस चेंज को, और क्या कर लो, जो भी नई टर्म्स कंडीशन है वो रिकॉर्ड भी कर लो। और जो रिपोर्ट आप इशू करोगे, उस रिपोर्ट के अंदर आपको जो ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर, पुराने वाला एंगेजमेंट लेटर बनाया था, भाई एक बात बताओ, अब आपने यहां पे क्या कर लिया, टर्म्स रिवाइज कर लिया, आपने उन रिवाइज टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब मई के अंदर जब आप क्या दोगे, अपनी रिपोर्ट इशू करोगे, ऑडिट रिपोर्ट इशू जो करोगे, इस रिपोर्ट के अंदर कौन से एंगेजमेंट लेटर का रेफरेंस दोगे, दिसंबर वाले में जो आपने रिवाइज एंगेजमेंट लेटर था उसका रेफरेंस दोगे, या सितंबर में जो ओरिजिनल था उसका दोगे, रिवाइज वाले का दोगे। ठीक है, तो कहते हैं इस रिपोर्ट के अंदर आप रेफरेंस मत देना ओरिजिनल वाले का, इसका रेफरेंस नहीं आना चाहिए, और दूसरा जो भी आपने क्या किए थे, ओरिजिनल के अकॉर्डिंग जो काम किए थे उसका रेफरेंस भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे। सही बात भी है। ठीक है, तो कहता है आप रेफर मत करना रिपोर्ट के अंदर ओरिजिनल एंगेजमेंट और जो आपने ओरिजिनल एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर लगाए थे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे फिर बाद में। ठीक है, लेकिन अब कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन ही नहीं थे उसके, ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि इनकम टैक्स लेके गया, या कोई भी रीजनेबल नहीं बन पाया उसका, सीधा मैनेजमेंट कह रहा है जी हम तो नहीं देंगे। तो कहता है ऐसे केस में डोंट एक्सेप्ट द चेंज, मना कर दो कि भैया हम तो फोटोकॉपी से ही ऑडिट करेंगे, हम कोई फोटोकॉपी क्या, हम तो ओरिजिनल से ही, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे, हम फोटोकॉपी से ऑडिट नहीं करेंगे। मना कर दो चेंज करने को। अब मैनेजमेंट इस बात पे मान जाता है कि ठीक है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ऑडिट करना चाहते हो, हम ओरिजिनल दे देंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मैनेजमेंट अट गया, मैनेजमेंट कहता है कि नहीं करना है तो फोटोकॉपी से ही करो, ओरिजिनल तो हम आपको देंगे ही नहीं। अब ऐसे में क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दो ऑप्शन है, या तो क्या कर जाओ, विड्रॉ कर जाओ, मना ही कर दो भैया आप ऑडिट नहीं करना है, काम हाथ में लिया हुआ छोड़ दो। अब जब भी आप क्या करते हो, बेसिकली ये विड्रॉ करने का मतलब क्या, आप रिजाइन कर रहे हो वहां से,
ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया कि हम ऑडिट ही नहीं कर रहे। और जब भी रिजाइन करना होता है हमें कुछ लोगों को बताना भी पड़ेगा। किन लोगों को बताना है? जैसे कि टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे, क्योंकि अभी सारी बातें मैनेजमेंट से चल रही थी, टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे। प्रमोटर्स को बताना चाहिए उसको बता सकते हैं, और कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई और अथॉरिटी है उसको भी बता सकते हैं। जैसे याद करो कंपनीज एक्ट के अंदर हम सीएजी को बताते हैं अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है तो। अगर रिजाइन किया जाता है तो हम किसको बताते हैं? सीएजी को बताते हैं, आरओसी को बताते हैं, कंपनी के मेंबर्स को बताते हैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में। और अगर नॉर्मल कंपनी है तो मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में हम मेंबर को और आरओसी को बता के छोड़ देते हैं। ठीक है, पक्का? तो ये हमारा क्या हो गया? एस से 210। हाँ जी, हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड्स के बारे में। ऑडिट के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं। पहला जैसे कि क्या है? SQC। ऐसे ही क्या है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जनरली हम यही पढ़ते हैं। उसके अलावा क्या है? SRE, SAE और SRS। कितने टाइप के स्टैंडर्ड हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं। हालांकि इन पांचों को हम क्या करते हैं? एक अलग से कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सुनो, अब ध्यान से सुनना कि ऑडिट के अंदर कितने टाइप के स्टैंडर्ड होंगे। तो मैं कहता हूं जो स्टैंडर्ड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और दूसरे होते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। सुनो, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है? काम वाले स्टैंडर्ड्स, कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, जब कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड लगेंगे। अब और दूसरा क्या है? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का मतलब जो भी काम करोगे उसमें क्या होनी चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए, जिसको हम क्या बुलाते हैं? SQC। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड तो हमारे पास आज की डेट में एक ही है, SQC1। इसके अलावा और कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स जो है वो, उसको हम आगे फर्दर क्या कर सकते हैं? 2 टाइप में, या हमारे जो काम है ऑडिटर के जो काम है वो 2 टाइप में मैं क्या कर सकता हूं? डिवाइड कर सकता हूं एंगेजमेंट को। ये 2 टाइप के हमारे काम क्या होते हैं? एक होते हैं एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स का मतलब जिसमें हम क्या करेंगे? एश्योरेंस देंगे। और दूसरे जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या होते हैं? सर्विस स्टैंडर्ड्स। सर्विस स्टैंडर्ड्स का मतलब जिसमें हम सर्विस करेंगे, कोई सीए जो है वो सर्विस करेगा, ना कि कोई एश्योरेंस देगा उसमें। पक्का? चलो, तो कितने टाइप के टोटल अगर ओवरऑल की बात करूं तो 2 टाइप के स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी और एंगेजमेंट। और एंगेजमेंट आगे फर्दर क्या हो गए? 2 टाइप के। कौन से? एश्योरेंस और सर्विस। भाई काम ऑडिटर 2 टाइप के काम करता है, या तो कोई सिंपली सीधा ही कोई जैसे अकाउंटिंग करके दे देना, ये काम करके दे दिया, तो ये सर्विस हो गई। और एश्योरेंस का मतलब जैसे अभी ऑडिट कर रहे हैं तो ये एश्योरेंस है एक। ठीक है, अब एश्योरेंस जो है वो 3 टाइप के एश्योरेंस जाते हैं हमारे पास, या 3 टाइप के एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स होंगे हमारे लिए। वो 3 टाइप के क्या होंगे? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट SRE, और स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, ये तीसरा। और लास्ट हमारा क्या है? SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। बस यही तो टाइप है, ऊपर यही तो बताया हुआ है हमें, SQC, SA, SRE, SAE और SRS। अब इनका मतलब क्या है जान लेते हैं। SQC1 तो मैंने आपको बता ही दिया, SQC तो आपको बता ही दिया, किसके लिए लग रहा है? फर्म की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, कि फर्म जो भी काम करे, चाहे वो SA का काम करे, चाहे SRE का काम करे, चाहे SAE का काम करे, चाहे SRS का काम करे, हर एक काम के लिए हमारी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। भाई जो ये तो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स, बाकी के 4 स्टैंडर्ड्स तो काम वाले हैं ना, तो चारों के चारों स्टैंडर्ड्स क्वालिटी वाले होने चाहिए। इसके लिए क्या बना दिया? एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड बना दिया, SQC। अब आ जाओ SA के ऊपर। ठीक है, SA कब एप्लीकेबल होंगे, मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कब एप्लीकेबल होंगे? ये कहता है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट जो है वो तब एप्लीकेबल होंगे जब आप क्या कर रहे हो? ऑडिट कर रहे हो। जब आप क्या कर रहे हो? ऑडिट कर रहे हो। और ऑडिट किसका कर रहे हो? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। हमारी पहली क्लास में भी, फर्स्ट लेक्चर में भी बात हो गया था कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है। हिस्टोरिकल का मतलब जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, उन्हीं का ही हम क्या करने जा रहे हैं? अभी ऑडिट करने जा रहे हैं। तो वहां क्या लगेंगे? SA। अच्छा, दूसरी बात है SRE। SRE कब लगते हैं? अप्लाई इन SRE तब लगेंगे जब आप क्या कर रहे हो? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही रिव्यू कर रहे हो, ऑडिट नहीं कर रहे हो। सर ऑडिट और रिव्यू में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर जनरली आप देखोगे तो ऐसे कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा कि ऑडिट और रिव्यू आप जनरली सेम मानते हो, लेकिन
ऑडिट के पर्पज से, सीए के पर्पज से यहाँ पे क्या है, ऑडिट और रिव्यू में एक डिफरेंस है। ऑडिट का मतलब होता है डिटेल में चेकिंग। ऑडिट का मतलब क्या है, थोड़ी डिटेल चेकिंग हो रही है। और रिव्यू का मतलब क्या है, डिटेल में चेकिंग उतनी नहीं हो रही है, चेकिंग हो रही है लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से क्या हो रही है, यहाँ पे चेकिंग हो रही है, आप कोई पूरा डिटेल में जाके चेक नहीं कर रहे। ठीक है, तो सब ये कब काम आते हैं भाई, ऐसे जैसे एक बात बताओ, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से, कब के, आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के 2021-22 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है, देन आप इनका क्या करवाते हो, ऑडिट करवाते हो। लेकिन अब होता क्या है, सेबी की, जैसे कुछ लिस्टेड कंपनी के लिए अगर मैं बात करूं तो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर क्या लगता है, सेबी एक्ट। सेबी एक्ट कहता है कि हर कंपनी को अपने क्वार्टर के, हर कंपनी को अपने क्वार्टर के एंड होने के विद इन 45 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इस क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में रखना पड़ेगा, पब्लिक के सामने लाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप पब्लिक के सामने इस क्वार्टर के लिए कह रहे हो, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल, मई और जून। ठीक है, इस क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कब, 45 डेज तक आपको लोगों के सामने लेके आने। तो यहां पे अब हमारे पास देखो टाइम, ऑडिटर के लिए अगर बात करूं तो 45 डेज ही है हमारे पास, और वास्तव में 45 डेज होते ही नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि 30 जून को ही इस क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे, 5-10 दिन तो वैसे ले जाएंगे ये बनाने के लिए अकाउंटेंट, हो तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम क्या कर पाए, इन 3 महीनों के अकाउंट्स को डिटेल में चेक कर पाए। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सिर्फ ऊपरा ऊपरी चेक करनी पड़ती है। ठीक है, रिव्यू करते हैं फिर यहाँ पे हम, ना कि ऑडिट करते हैं। तो अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे, जब इन, सुनो अब ये भी ध्यान रखना, जब कंपनी क्या करती है, इन क्वार्टर्स को प्रेजेंट करती है पब्लिक के सामने, तो कभी ये लिखती नहीं है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमेशा क्या लिखा जाता है यहाँ पे, अनऑडिटेड लिखा जाता है, क्योंकि ऑडिट तो हुआ ही नहीं। अब इसके लिए भी ऑडिटर क्या करते हैं, ऑडिट करेगा या रिव्यू करेगा, रिव्यू करेगा। तो यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, SA नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, SRE लगेगा। ठीक है, लेकिन खास बात क्या है कि ये भी किसके ऊपर लग रहा है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर लग रहा है। SA और SRE दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, दोनों ही किसके ऊपर लग रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। लेकिन दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या है, SA में ऑडिट हो रहा है और SRE में रिव्यू हो रहा है, डिटेल में चेकिंग नहीं हो रही है वहां। नेक्स्ट आओ SAE, देखो यहां पे भी हमने एश्योरेंस दिया, यहां पे भी एश्योरेंस दिया, बस यहां पे लेवल ऑफ एश्योरेंस थोड़ा क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि उतनी चेकिंग ही नहीं हुई। उसके बाद है SAE। SAE की फुल फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसकी खास बात क्या है कि यहां पे हम ये वाले SAE, ये जो स्टैंडर्ड्स है ये कब लगेंगे, एश्योरेंस एंगेजमेंट में। यहां पे भी एश्योरेंस ही देना, लेकिन यहां पे जो डेटा चेक किया जाएगा वो कौन सा किया जाएगा, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इसमें पास्ट का डेटा नहीं चेक करके बताना, इसमें फ्यूचर का डेटा चेक करके बताना है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है। सर ये कैसे कर सकते हैं, ज्यादातर बताऊं आपको, ऑडिटर यही करता है तब जब क्या लेना होता है, किसी क्लाइंट को लोन लेना होता है। देखो आज तक आपने ये सुना होगा कि अगर हमें लोन चाहिए तो हम क्या देके आते हैं, पास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देके आते हैं, बैंक उसके बेस पे हमें क्या देते हैं, लोन देता है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होता, आपको आपके फ्यूचर के डेटा को देख के भी लोन दिया जाता है। एक बात बताओ, पास्ट में आपने 5 करोड़ कमाए थे, बैंक कहेगा मेरे क्या काम का है, वो तो तू कमा के बैठ गया, वो तो उसका तूने डिविडेंड भी बांट दिया होगा, उसका मैं क्या करूं, या नहीं भी बांटा तब भी ठीक है, वो तेरे पास है नहीं है मेरे को नहीं पता अभी तो एग्जैक्ट, ठीक है, चल तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख के थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। लेकिन ये तो पास्ट में परफॉर्म किया है ना तूने, आगे भी ऐसा परफॉर्म करेगा ये बता, तो आगे किस तरीके से परफॉर्मेंस होगी, आगे का फ्यूचर का P&L एक एस्टिमेशन लेके, ये पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड होता है, एस्टिमेशन के ऊपर। और इसको कौन ऑडिट, मतलब इसको कौन चेक करके बताता है, अब क्लाइंट तो डेटा बना देता है, उसको चेक करके कौन बताएगा, CA। ठीक है, तो जब CA फ्यूचर के डेटा को चेक कर रहा होगा वहां पे वो कौन से स्टैंडर्ड्स लगाएगा, SAE, ना तो SA लगा रहा ना SRE लगा रहा, वहां पे SAE लगाएगा। और लास्ट है SRS। SRS का मतलब यहाँ पे कोई काम, तो यहाँ पे काम किया जा रहा है लेकिन कोई एश्योरेंस नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे सिर्फ काम कर रहा है। ये कब लगेगा, जब आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर लगा रहे हो या कोई रिलेटेड सर्विस दे रहे हो काम की। जैसे मान लेते हैं, एक बात बताओ, हमारा मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट हो गया कि सुनो हम आपको क्या देंगे, आप सर्टिफिकेट बनाओ, कुछ
जैसे कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, उन सर्टिफिकेट के ऊपर क्या करके देने होते हैं, सीए को साइन करके देने होते हैं। तो हमने ये काम ले लिया उससे कि हम आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर क्या करके देंगे, साइन करके देंगे। हमने मैनेजमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि चलो हम आपकी अकाउंटिंग करके देंगे, काम हो गया। ये भी एक तरीके से। सर सीए तो अकाउंटिंग कर सकता है क्या? 144 ने तो मना किया हुआ है, ध्यान रखना, ऑडिटर के लिए मना किया हुआ है, सीए के लिए मना नहीं किया हुआ भाई। एक अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर हो देन आप क्या नहीं कर पाओगे, उस कंपनी का अकाउंटिंग नहीं कर सकते। लेकिन बताओ आप जिस कंपनी के ऑडिटर नहीं हो, सीए तो हो आप, तो अकाउंटिंग का काम तो ले सकते हो ना। ठीक है भाई, अकाउंटिंग का काम तो कोई जनरल अकाउंटेंट भी कर लेगा, उसके लिए सीए की तो जरूरत ही नहीं। अब आप सीए हो तो और भी बेटर ऑप्शन है। ठीक है, या फिर कई बार क्या किया जाता है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट भी लिए जाते हैं। कंपाइलेशन एंगेजमेंट का मतलब कंपाइल करके देना सामने वाले के अकाउंट। जैसे आप लोग किस में सीखते हो, अपने ब्रांच में सीखते हो भैया, 10 से एक ब्रांचेस है, उन 10 ब्रांचेस को इकट्ठा करके आप क्या बना रहे हो, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, इसको बुलाते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ठीक है, जब अकाउंट्स इकट्ठे करके दे रहे हैं, ये भी काम हो सकता है। लेकिन इस काम के लिए फिर आपको कौन से स्टैंडर्ड लगाने हैं, SRS। ठीक है, अब इनके साथ में क्या दी हुई है, नंबरिंग भी दी हुई है कि SQC की नंबरिंग क्या है, 1 से 99, SAE की नंबरिंग क्या है, 100 से 899, SRE की नंबरिंग क्या है, 2000 से 2699, 3000 से 3699, SAE की 4000 से 4699, SRS की। सॉरी, इतने स्टैंडर्ड है क्या? नहीं, इतने नहीं है। लेकिन कल को ये फिर नंबरिंग क्यों दी अगर इतने नहीं है तो? भाई जैसे आपको मालूम, मैंने कहा कि SQC आज की डेट में क्या है, एक ही है, SQC 1। SA लगभग क्या है, 34-35 है, या थोड़े 1-2 है, ऊपर नीचे होंगे, चलो। SRE SAE ये 3-4 है, ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, अब एक बात बताओ, तो फिर ये नंबरिंग इतनी ज्यादा क्यों दे दी? नंबरिंग इसलिए दे दी कि कल को कोई नया स्टैंडर्ड अगर आता है, जैसे मान लेते हैं क्वालिटी के ऊपर आज की डेट में तो एक स्टैंडर्ड है, कल को अगर कोई नया स्टैंडर्ड लेके आते हैं तो उसकी जो नंबरिंग दी जाएगी नए स्टैंडर्ड की, वो कहां से कहां तक रहेगी, 1 से 99 के बीच में। एक तो ऑलरेडी बुक हो चुका है, तो फिर 2 से लेकर 99 तक की नंबरिंग किसकी रहेगी, SQC की। ठीक है, लेकिन जब अब सुनो, एसए के अंदर और अलग से पार्ट दिए हुए हैं, 100 से 99, 200 से 299, 300 से 499, ये ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। तो ये क्या नंबरिंग है कि अब सुनो, जैसे अगर मैं बोलूं 700 से 799, आगे क्या लिखा हुआ है, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। जैसे आज की डेट में रिपोर्ट से रिलेटेड, ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड कौन कौन से स्टैंडर्ड है, 700, 701, 705, 706, 710, 720, ये स्टैंडर्ड्स है रिपोर्ट से रिलेटेड। देखो ये सारे के सारे रिपोर्ट से रिलेटेड है, इसके अलावा आपको रिपोर्ट के स्टैंडर्ड कहीं और नहीं मिलेंगे। रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड सिर्फ यही है, सारे देखोगे तो 700 से 799 के बीच में ही है, इसके अलावा और कोई स्टैंडर्ड है नहीं। अब तो नंबरिंग इतनी ज्यादा क्यों दे रखी है? कल को कोई ऑडिट से रिलेटेड और रिपोर्ट से रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड आता है तो वो क्या आएगा, 700 से 799 के बीच में। जैसे 701 अभी रिसेंटली आया हुआ है की ऑडिट मैटर, क्या इसका अगर नंबर देना चाहते हैं कि 650 रखना चाहिए, रख सकते थे क्या? नहीं। देखो ऐसा क्यों किया गया, बेसिकली क्या करने के लिए, एक ताकि लोगों को समझ रहे भी अगर ये इस चीज से अगर स्टैंडर्ड, इस चीज से रिलेटेड अगर कोई स्टैंडर्ड आएगा तो उसकी नंबरिंग यहीं तक ही रखी जाएगी, ऐसे इसके अलावा ऐसा नहीं है भाई। वरना बताओ, आप लोगों को अभी याद करने में मुश्किल होता है। क्या होता अगर क्या रखा जाए, किसी का स्टैंडर्ड 0 रख, भाई कोई 1 रख दिया जाए, कोई 400 रख दिया जाए, कोई 50 रख दिया जाए, और सब ऊपर नीचे है। अभी सिर्फ समझ के लिए कि भैया रिपोर्ट के स्टैंडर्ड है तो 700 सीरीज में जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टैंडर्ड है तो वो 200 से 299 के बीच में जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली किसकी बात हो गई, हमारे स्टैंडर्ड्स की बात हो गई। बेसिकली इसमें आपको नंबर्स याद इतने नहीं रखने, बस आपको ये याद रखना है कितने टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं और कौन सा स्टैंडर्ड कब अप्लाई होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आओ, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। अब ये स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? तो एक हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आईफेक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, आईफेक, और इसका मेंबर है हमारा इंस्टीट्यूट ICAI, इस आईफेक का मेंबर भी। अच्छा, ये कब क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया? ये बनाया गया सेटअप फॉर ब्रिंगिंग हार्मनी इन प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी ऑन इंटरनेशनल स्केल। ये कहता है पूरे वर्ल्ड में एक जैसी अकाउंटिंग होनी चाहिए, एक जैसी ऑडिट होनी चाहिए, इसलिए इसको क्या बनाया गया, इस स्टैंडर्ड को हार्मनी लाने के लिए क्या किया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। मेन मकसद इसका यही था। ठीक है, इंटरनेशनल अब किया क्या, इस आईफेक ने एक
अपने अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जिसका नाम क्या रखा, तो आईफैक ने क्या बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या रखा, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, IAASB। हालांकि पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, स्टार्टिंग में जब बनाया था उस तब किस नाम से बनाया गया था, ऑडिट प्रैक्टिस कमेटी के नाम से, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड बॉडी है। अच्छा, इस बॉडी को बनाने का मकसद क्या था बताओ, आईपैक को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि हम क्या लेके आ सके, अकाउंटेंसी प्रोफेशन के अंदर इंटरनेशनल स्केल में एक हार्मनी लेके आ सके। और जबकि अब ये हार्मनी आएगी कैसे, इसके लिए क्या बनाने पड़ेंगे, पूरे वर्ल्ड के लिए क्या बनाने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड। तो जैसे आज की डेट में जो हम पढ़ते हैं ना स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, वास्तव में ये कोई इंडिया ने नहीं बनाए हैं, ये तो हम कहां से कॉपी करके लाए हैं, बाहर से। बाहर में इसका नाम क्या चलता है, ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बस हमने आई हटा दिया, हमने कहा ये हमारा ही है, बस हमारे लिए ऐसे है। ठीक है, तो ये बाकी सब कुछ सेम है जो हम बाहर जो हम पढ़ते हैं अभी, इंटरनेशनल वाले ही है। तो अब एक बात बताओ, पूरे वर्ल्ड की जनता क्या पढ़ रही है, में जितने भी आईपैक के मेंबर है वो सभी क्या पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं, सेम पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब ये क्यों पढ़ पा रहे हैं, ताकि पहले इन्होंने बनाए, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इस IAASB इस बॉडी को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हम क्या कर सके, जितने भी स्टैंडर्ड्स है वो बना सके। अब स्टैंडर्ड्स बताओ कौन कौन से थे, स्टैंडर्ड्स बताओ कौन कौन से थे, क्वालिटी का स्टैंडर्ड था, ऑडिट का स्टैंडर्ड था, रिव्यू का स्टैंडर्ड था, एश्योरेंस एंगेजमेंट का स्टैंडर्ड था, और रिलेटेड सर्विस का स्टैंडर्ड था। बस यही इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। देखो, सेटिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, किससे रिलेटेड, अचीव्ड दिस ऑब्जेक्टिव, कैसे करेंगे बताओ। ये कहता है कि हम क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट से रिलेटेड क्या बनाएंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और गाइडेंस बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड्स और गाइडेंस बनाएंगे, किसके लिए, अदर टाइप ऑफ एश्योरेंस सर्विस। अदर टाइप ऑफ एश्योरेंस सर्विस कौन सी हो गई यहाँ पे, SRE और SAE, दोनों एश्योरेंस है। तीसरा, स्टैंडर्ड बनाएंगे, गाइडेंस बनाएंगे, किससे रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, मतलब SRS बनाएंगे। और हम क्या करेंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, SQC। प्लस इसके अलावा भैया कोई अदर प्रोनाउंसमेंट वगैरह अगर पब्लिश करनी हुई तो वो भी करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि गाइडेंस नोट हुए, स्टेटमेंट हुए, ये भी कौन पब्लिश करता है, ये अपने थ्रू पब्लिश करवाते हैं। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि एक तो हम क्या कर सके, ये स्टैंडर्ड बना सके, ये सारे स्टैंडर्ड्स बनवा सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो क्या किए जा सके, एक पाथ पे लेके आ सके। जैसे कि जो इंडिया के स्टैंडर्ड्स और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो एक ही जगह पर आ जाए। क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी लेके आए ऑडिट के अंदर, और पब्लिक कॉन्फिडेंस क्या किया जाए, गैदर किया जाए, ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो ऑडिट है, ऑडिट के हैं, उसके ऊपर अच्छे से क्लैरिटी लाने के लिए इसको लेके आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाना, किससे रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, अदर टाइप ऑफ एश्योरेंस सर्विस से रिलेटेड, क्वालिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड, रिलेटेड सर्विस से रिलेटेड, और अदर प्रोनाउंसमेंट से रिलेटेड। प्लस इसके अलावा क्या करना, इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड्स को फैसिलिटेट करना कन्वर्जेंस के लिए, और क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी लेके आना, और पब्लिक का कॉन्फिडेंस गैदर करना। ठीक है, और अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने बात की आईफैक के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं ICAI के बारे में। ICAI ने क्या किया, इंडिया में लागू करने के लिए स्टैंडर्ड्स, या इंडिया में स्टैंडर्ड्स हो सकता है ना, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को क्या ना कर पाए, फॉलो ना कर पाए, तो उनसे थोड़ा बहुत अगर चेंज करना पड़े, तो उसके लिए ICAI ने अपना खुद का एक बोर्ड बना लिया, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। अब इसको किस नाम से जाना जाता है, APC के नाम से। ठीक है, हाँ, ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं किसके द्वारा, AASB, ये एश्योरेंस एंड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ये सब किससे रिलेटेड है, IAASB। आई में सिर्फ क्या आ गया, इंटरनेशनल आ गया, बाकी कुछ और चेंज है नहीं। अब इसी की अगर पूरी हिस्ट्री जाने तो वो पूरी हिस्ट्री क्या है, ICAI ने APC बनाया, APC ने एक SEP बना दिया, SEP क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रैक्टिस, लेकिन उन्होंने ये बना दी। APC बाद में AASB के नाम से कन्वर्ट हो गया, कब, 2002 में। देखो ये MCQ में बनते हैं। 1982 में ICAI ने APC बनाया, और जुलाई 2002 में APC का नाम बदल के क्या रख दिया गया, AASB रख दिया गया।
और वहां पे सेप स्टैंडर्ड ऑडिट प्रैक्टिस का रीनेम भी हो गया, उसको क्या रख दिया, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, और बोर्ड ने रिवाइज कर दिया ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड को, बाद में क्या नाम रख दिया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रख दिया। ठीक है, 2007 के अंदर। तो ये हिस्ट्री आपको साथ में याद करनी पड़ेगी। आई होप कि आपको इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट। थैंक यू।